सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से सेशन में। आज के सेशन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों में बिहार बोर्ड में जो भी सवाल आया है उन सभी सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट्स ऑफ एंटीरियम द F1 जनरेशन वाज पिंक फ्लावर्ड विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए आपसे कहा क्या है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। कहा है कि हमने क्या किया, एक रेड फ्लावर लिया मेरे दोस्त और एक वाइट फ्लावर लिया, और रेड और व्हाइट फ्लावर को हमने क्या किया, क्रॉस करा दिया। तो हम जब क्रॉस कराते हैं इसको तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आता है उसमें हमारे पास पिंक फ्लावर आता है। क्या आता है भाई? पिंक फ्लावर आता है। तो ये किसका एग्जांपल है? डोमिनेंस का, कोडोमिनेंस का, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, या फिर ब्लेंडिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फ्रॉम ऑफ अ कैरेक्टर। तो ये आपका एग्जांपल है मेरे दोस्त इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। यहाँ पे ना ही आपका रेड डोमिनेंट किया है ना ही आपका व्हाइट डोमिनेंट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कहने का मतलब कि गलत है। तो ए में कह रहा है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं फैक्टर के द्वारा, यानी जीन के द्वारा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए तो भाई ये सही लग रहा है। बी में कह रहा है फैक्टर आर डिस्क्रीट। फैक्टर जो है वो अलग होते हैं, सही है। इन पी फैक्टर्स आर इन पेयर। फैक्टर्स हमेशा जोड़े में होते हैं, ये भी कहानी सही है। एलील ब्लेंड विद ईच अदर। एलील जो है वो ब्लेंड कहने का मतलब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एलील जो है वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट इज साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साइटोलॉजिकल बेसिस आपको बताना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील ऑफ अ पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सही बात है, लेकिन एलील में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, एलील डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन साइटोलॉजिकल बेसिस बताना है आपको। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन इंडिपेंडेंट इन मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है भाई, हमारा पेयर जो है क्रोमोसोम का वो अरेंज हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है दोस्त? क्वेश्चन 4 कह रहा है हु प्रोपाउंडेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको बताना है कि किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ऑप्शन नंबर ए है मेंडल। मेंडल तो भाई ये क्या देते हैं, मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल जो है इन्होंने दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, ठीक है। सर्टेन एंड बोवरी, मॉर्गन जो है ये बात किए थे भाई किसके ऊपर? लिंकेज के ऊपर। लिंकेज के ऊपर मॉर्गन का कहानी था, ठीक है। हेंकिंग जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड बात करते हैं ना, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्टेन एंड बोवरी। सर्टेन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आपको बताना है कि इसमें से कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डाउन सिंड्रोम, बी में क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, सी में टर्नर सिंड्रोम और डी में हीमोफीलिया। तो अगर हीमोफीलिया की बात करें मेरे भाई तो हीमोफीलिया जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। देखो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में गड़बड़ी यानी कि डिसऑर्डर, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहने का मतलब कि क्रोमोसोम के ऑर्डर में गड़बड़ी हो जा रहा है। तो यही क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। समझ आया बात? लेकिन हीमोफीलिया की बात करें तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपका नहीं होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर
डिसऑर्डर है ना आपका नहीं होता, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है नहीं है। कौन भाई, है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। इस बात को आपको याद एकदम रखना है कि हीमोफीलिया जो होता है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। बाकी अगर बात करें डाउन सिंड्रोम तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्रोमोसोम के ऑर्डर में गड़बड़ी देखने को मिलेगा। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम के ऑर्डर में गड़बड़ी देखने को मिलेगा। टर्नर सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम के ऑर्डर में गड़बड़ी देखने को मिलेगा। तो ये जो तीन है आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एनियोप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली। एनियोप्लॉइडी हम लोग आर्टिफिशियली कैसे करा सकते हैं? कॉल्चिसिन को अप्लाई करके, या फिर क्लोरोफॉर्म को अप्लाई करके, कॉल्चिसिन्स को अप्लाई करके, या फिर क्लोरोक्विन को अप्लाई करके। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन को हम लोग अप्लाई करके क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, कॉल्चिसिन को अप्लाई करके आर्टिफिशियली हम लोग एनियोप्लॉइडी करा सकते हैं। एनियोप्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर में बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, मतलब वैसा डिजीज जो कि पेरेंट से प्रोजनी में ना जाता हो, है ना, वैसा डिजीज जो कि पेरेंट से प्रोजनी में ना जाता हो उसको आपको बताना है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी में आपका हीमोफीलिया, सी में क्रेटिनिज्म, डी में है थैलेसीमिया। तो क्रेटिनिज्म जो है ये आपका हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एकदम सेट है भाई। देखो बता देते हैं, इस चैनल पे लगातार पीवाईक्यू सेशन कराया जा रहा है, तो पिछले कुछ चैप्टर का भी करा दिया गया है, वहां से आप जाकर इस चैनल से जाकर आप देख सकते हैं। और उसके अलावा पढ़ाया भी जा रहा है, तो प्रॉपर तरीके से चैनल को फॉलो कीजिए और तैयारी को इनहांस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए डिजीज काउज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। कौन सा डिजीज ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन के वजह से होता है? सिकल सेल एनीमिया, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम। तो हमारा जो सिकल सेल एनीमिया है मेरे दोस्त, ये प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन के वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन के वजह से होता है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये तीनों हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर है बात? यहां तक एकदम सेट है भाई। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, व्हाट इज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। अब आपको बताना है डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा। तो भाई मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो याद है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो याद है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपका कितना होता है बताओ, 1:1 है ना। तो डाई हाइब्रिड का क्या हो जाएगा, 1:1, 7:1:1:7 या 1:1:1:1, 1:7:7:1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1:1:1:1, ठीक है। और याद रखना टेस्ट क्रॉस में हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो है सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्रॉसिंग ओवर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। क्रॉसिंग ओवर आपको कहां देखने को मिलेगा, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन या डिप्लोटिन। तो देखो होता क्या है, हमारे पास मियोसिस नाम का डिवीजन होता है, मियोसिस नाम का डिवीजन होता है। और ये मियोसिस का भी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 में हमारे पास अलग अलग फेज होते हैं, प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पी मैट याद रखना, ठीक है। प्रोफेज, उसके अलावा आपका मेटाफेज, एनाफेज और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टीलोफेज। मतलब क्या हुआ भैया, इस प्रोफेज में भी अलग अलग फेज होते हैं, लिप्टोटिन, उसके अलावा आपका जाइगोटिन, उसके अलावा आपका पैकेटिन, उसके अलावा आपका डिप्लोटिन और एक आपका होता है डायाकाइनेसिस। ठीक है। तो आपसे पूछा कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज आपका कहाँ होता है भाई? तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैकेटिन। पैकेटिन में जो है आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि हमारे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकेटिन में जो है हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर है बात? यहाँ तक एकदम क्लियर है दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस इज ड्यू टू। वेरिएशन जो आता है मियोसिस के दौरान किस वजह से आता है? क्रॉसिंग ओवर के वजह से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के वजह से, लिंकेज के वजह से, या बोथ ए एंड बी के वजह से? तो भाई बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरिएशन के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर भी रिस्पॉन्सिबल है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर जो है इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन इज। आपको क्या बताना है? एक एग्जांपल बताना है किसका भाई? क्वांटिटेटिव ट्रेट का। ह्यूमन में कौन सा आपका क्वांटिटेटिव ट्रेट है? हेयर कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, या फिर कलर ऑफ आईज? तो स्किन कलर जो होता है मेरे दोस्त, ये आपका क्या होता है? क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है। दो तरीके का ट्रेट होता है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव ट्रेट और एक आपका होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट में नंबर ऑफ एलील्स, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स जो है मैटर करते हैं। तो स्किन कलर जो है ये हमारा नंबर ऑफ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स है वो मैटर करते हैं। दैट्स व्हाई इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव ट्रेट कहते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन जो है ये हमारा एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, हल्का सा अलग जो फॉर्म होता है जीन का वो क्या कहलाता है? आपका एलील कहलाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा है लगभग 2022 में शायद। क्वेश्चन 14 कह रहा है मेंडल प्रोपोज, मेंडल ने क्या दिया था? लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दिस? तो हमने अभी आपको बताया कि मेंडल ने क्या दिया था भाई? मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर दो अलग अलग लॉ आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज। अब देखो क्या कह दिया कि बताओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको हम लोग और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। ठीक है, ये सब सवाल डायरेक्ट रिपीट कर जाएगा भाई। क्वेश्चन 16 कह रहा है सिकल सेल अनेमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज। सिकल सेल अनेमिया जो है वो किस तरीके का डिजीज है? सेक्स लिंक डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज है, या फिर मेटाबॉलिक डिजीज है? तो जो हमारे पास सिकल सेल अनेमिया है ये ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। कैसा डिजीज होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन 17 कह रहा है जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। जीन अगर प्रेजेंट होगा भाई किस पे? सेम लोकस। सेम लोकस कहने का मतलब कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ एक जीन प्रेजेंट है यहाँ, और ये लोकस जो है ना ये इसका लोकस है, सेम लोकस में प्रेजेंट है और डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखा रहा है, तो वो क्या इसका क्या कहलाएगा भाई? मल्टीपल एलील, पॉलीजीन, ऑन्कोजीन, या फिर को डोमिनेंट जीन? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल एलील। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? मल्टीपल एलील हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 कह रहा है सिकल सेल अनीमिया शोज। सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्या शो करते हैं? एपिस्टेसिस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो सिकल सेल अनीमिया जो है ये क्या शो करता है भाई? आपको बताना है एपिस्टेसिस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लियोट्रोपी। सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या शो करता है? ये आपका शो करता है प्लियोट्रोपी। इसका एक बार चेक कर लेना। ठीक है, प्लियोट्रोपी और कोडोमिनेंस में एक बार चेक कर लेना। बी और सी में क्या करना है? बी एंड सी में क्या करना है आपको भाई? चेक कर लेना। इसका एक बार चेक कर लेना, बिकॉज बहुत दिन हो गया चैप्टर पढ़ाए। नेक्स्ट कह रहा है द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम काउज। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का क्या कारण क्या है भाई? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, या डाउन सिंड्रोम होता है? तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st जिसे हम लोग कहते हैं, और ये आपका होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगा विच इज गिवन बाय लैंगडन डाउन, जो कि किसने दिया था? लैंगडन डाउन ने दिया था। ठीक है, लैंगडन डाउन ने दिया था भाई डाउन सिंड्रोम को, ट्राइसोमी ऑफ 21st डाउन सिंड्रोम। डायरेक्ट सवाल आता है।
नेक्स्ट कह रहा है ए नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, कह रहा है कि एक नॉर्मल विजन फीमेल है, उसके जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है ना, कलर ब्लाइंड, मैरीज अ नॉर्मल विजन मेल, शादी होता है किससे, नॉर्मल विजन मेल से, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर टू द बी कलर ब्लाइंड। तो पूछा है कि आपको बताना है कि कितना क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके सन्स और बच्चे, बेटी जो है ना, बेटा और बेटी में कितना % चांस है कि कौन कलर ब्लाइंड हो सकता है। ए में कह रहा है 25% सन्स जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे और जितने भी डॉटर हैं फिनोटिपिकली नॉर्मल विजन होगा उनका। बी में कह रहा है 50% सन्स जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे और 50% जो डॉटर है वो नॉर्मल होगी। सी में कह रहा है कि 50% सन्स जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे और 50% डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड होंगी। डी में कह रहा है ऑल सन्स नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर होंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितने भी सन्स है वो नॉर्मल रहेंगे भाई, और हमारे पास जो 50% डॉटर है उनमें क्या देखने को मिलेगा, कलर ब्लाइंड्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सेम क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन 21 कह रहा है ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, हैज बी ब्लड ग्रुप फादर, देन द फादर हैज जीनोटाइप ऑफ, देन उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप हो जाएगा भाई IOIB। क्या हो जाएगा जीनोटाइप, जीनोटाइप आपका हो जाएगा IOIB हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन 22 कह रहा है विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपसे पूछा है बताइए फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है, 1:2:1, ये तो आपका हो जाएगा भाई फिनोटिपिक रेशियो आपका नहीं होगा। बी में आपका 3:1, ये भी नहीं होगा। 9:3:3:1, ये तो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का हो जाएगा, नन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3:1, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1। 3 हमारे पास टॉल आते हैं, 3 हमारे पास क्या आता है, टॉल आता है, और एक हमारे पास क्या आता है, ड्वार्फ आता है। एक हमारे पास क्या आता है, ड्वार्फ आता है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। और जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो 1:2:1, ये क्या है हमारा जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है ना, जीनोटिपिक, अरे भाई जीनोटिपिक क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। यहां तक क्लियर है एकदम? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 3:1। ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 होता है। क्वेश्चन 23 कह रहा है ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, या एंटीजन प्रेजेंट होगा, या एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन एब्सेंट। एंटीजन क्या होगा मेरे दोस्त, एब्सेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 कह रहा है विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखो पूछ लिया, पूछा क्या है कि फिनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा। हमने अभी बताया 9:3:3:1 जो है ये आपका फिनोटिपिक रेशियो होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, क्वेश्चन 25 कह रहा है हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसे कहते हैं, ह्यूगो डिब्रीज को, मॉर्गन को, मेंडल को, या फिर डार्विन को। तो मेंडल साहब जो है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मरने के बाद, इनके मौत मृत्यु के बाद इनको ये दर्जा मिला था फादर ऑफ जेनेटिक्स का, क्योंकि इनका वर्क जो है वो रिडिस्कवर किया गया था 3 साइंटिस्ट के द्वारा। सेम क्वेश्चन रिपीट है। तो थैंक यू बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।